हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिकोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपका इंग्लिश एजुकेटर, आपका पीयूष सर। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, जिसका नाम है पार्सिंग। ब्रैकेट में मैंने दिया है वर्ड रिकॉग्निशन। ये आपको पहचानने का एक छोटा सा तरीका यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। क्या है ये पार्सिंग, क्या है वर्ड रिकॉग्निशन। ये एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो पूरे के पूरे स्पॉटिंग एरर को करने के लिए आपको जो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है वो बहुत आसानी से आपको मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये पार्सिंग होता क्या है एक्चुअली, वो अगर मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँ तो हम लोग एक बेसिक एग्जाम्पल से इस पार्सिंग वर्ड को समझते हैं कि क्या होता है ये पार्सिंग हमारा। देखिए, सेंटेंस दिया गया, English is a global language। ये मैंने सिंपल सा एक सेंटेंस लिया है और इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इनको आराम से गिन के बता सकते हो। पहला वर्ड है ये, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। यहाँ पे टोटल हमारे पास ये 5 वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स का ये सेंटेंस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में आप वर्ब बता दो तो वो भी बहुत आसानी से आप बता दोगे कि इज हमारी यहाँ पर वर्ब है। अब ये जो वर्ब आपने बताया ना, हमारे लिए जो हमने पढ़ा है सेंटेंस हमारा बेसिक 3 चीज़ों से मिलके बनता है। वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये बेसिक सी 3 चीज़ें जिनसे मिलके हमारा सेंटेंस बनता है। अच्छा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनको जब आप उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेंशन करते हो, कभी भी ध्यान से देखिएगा, आपको स्पॉटिंग एरर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इन सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमारे आते हैं स्पॉटिंग एरर, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिल इन द ब्लैंक, इन सबके क्वेश्चंस। लेकिन इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं भी आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, नाउन प्रोनाउन होता है। तो याद रखिएगा, सब्जेक्ट भी हमारा इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही एक होगा, ऑब्जेक्ट भी इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही कुछ होता है। और एक्चुअल में केवल वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हम एज इट इज पार्ट ऑफ स्पीच से ले लेते हैं। तो ये जो वर्ब है ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये जो इंग्लिश है ये हमारा सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस कैटेगरी में आता है? ये नाउन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल है, वर्ब है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, किस कैटेगरी में आता है? उस कैटेगरी को डिफाइन करना, यही चीज एक्चुअली कहलाती है पार्सिंग। यानी अगर मैं ये बोलूं कि ये जो इंग्लिश है ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में भी ये एक नाउन है, देन इज हमारी वर्ब हो गई। ये जो ए है ये एक आर्टिकल है, ग्लोबल ये एक एडजेक्टिव है और ये वाला लैंग्वेज शब्द भी एक नाउन है। तो किसी भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड आते हों, जितने भी वर्ड्स उसमें हों, कितने भी वर्ड्स को मिला के वो सेंटेंस बनाओ, उन सभी के सभी वर्ड्स को उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच में शो करना कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है, ये वर्ब है। इस चीज को ही ग्रामेटिकली कहा जाता है पार्सिंग। सो आई होप पार्सिंग के लिए, इसीलिए मैंने आपको जो यहाँ पर साथ में पार्सिंग के वर्ड दिया है, वर्ड रिकॉग्निशन, ये बहुत ज़रूरी है जानना। अब जानते हैं, आपको शायद कभी कभी ऐसा भी होता होगा स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस करते समय समझ में ही नहीं आता कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से लिया गया है। जानते हैं, जब आप कभी भी क्वेश्चंस करते हो, स्पेशली नाउन की आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एडजेक्टिव की एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्ब की, कंजंक्शन की, तब आपको क्वेश्चंस के आंसर बड़ी जल्दी समझ में आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप नाउन की एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको नाउन में एरर मिलेगी, एडजेक्टिव की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एडजेक्टिव में एरर मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एक मिक्स एक्सरसाइज वाला सेंटेंस दे दिया जाए। कोई भी एक सेंटेंस पूरी ग्रामर से कहीं से उठा दिया जाए, पूछा जाए बताइए इसमें एरर कहाँ पे है।
अब प्रॉब्लम यही आती है कि आप उसमें कौन सा रूल लगाओगे, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक करोगे, वही प्रॉब्लम आती है। तो जानते हो उसका सिंपल सा तरीका क्या है, कौन से टॉपिक से वो उठाया गया क्वेश्चन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उस सेंटेंस में जितने वर्ड्स आए हैं बस उनके आप काम देख लो, फंक्शन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक वर्ड वहाँ पर अगर अपना काम सही कर रहा है तो वो हमारा सेंटेंस सही है। और अगर किसी वर्ड का यूज़ गलत तरीके से हुआ है, यानी है नाउन और एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर लिया गया है, या है कोई और पार्ट ऑफ स्पीच और काम कोई और पार्ट ऑफ स्पीच की तरह कर रहे हैं, एडवर्ब को एडजेक्टिव बना दें, एडजेक्टिव को एडवर्ब बना दें, तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और वही चीज़ आपको यहाँ पे पहचानना है। तो वर्ड रिकॉग्निशन का बेसिक फॉर्मूला हमारा यही है कि आपको ये समझ में आने लगे कि वर्ड का सेंटेंस में यूज़ क्या होता है। अच्छा, अब उसके लिए एक और चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, नहीं क्या होता है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव हैं क्या, तो जानते हैं किसी भी वर्ड को देखकर उसका पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड नहीं किया जाता। हम लोग ये बहुत बड़ी गलतियां करते आ रहे हैं, जो हम लोगों को भर दी गई है ना हम लोगों के अंदर कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ऐसे ही आप डिफाइन कर लो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वर्ड को देखकर उसका पार्ट ऑफ स्पीच आप डिसाइड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये आप बहुत बड़ी गलती करते हो। जैसे एक बेसिक एग्जांपल से अगर मैं इसको आपको जस्टिफाई करूं कि हम लोग वर्ड को देख के क्यों नहीं डिसाइड कर सकते। अगर मैं आपसे पूछूं वाटर, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता दीजिए, तो शायद जनरली आप स्टूडेंट्स से अगर डिस्कशन करोगे ना तो नॉर्मली स्टूडेंट्स यही बोलेंगे कि वाटर इज अ नाउन। ये नाउन है, वाटर इज अ नाउन। क्यों नाउन है? क्योंकि ये एक मटेरियल है, किसी चीज का नाम है, तो इसको नाउन में आप रख सकते हो। ये सिंपल बोला जाता है। लेकिन मैंने आपको केवल वाटर वर्ड दिया था, उसका यूज नहीं बताया था। अब जरा खुद सोचिए, अगर मैं आपको सेंटेंस ये देता, आई वाटर माई प्लांट्स, और जरा बता दीजिए क्या इस सेंटेंस में ये जो वाटर वर्ड है, क्या ये वर्ड एक नाउन है? मैं अपने पेड़ों में रोज पानी डालता हूं या पौधों को अपने पानी देता हूं। अब आप देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो पौधों में पानी देना, यहां पे वाटर क्लियरली समझ में आएगा आपको कि ये एक वर्ब है। अब आपने क्या बोला था कि वाटर इज अ नाउन। अब अगर ये नाउन है और आप वर्ब की तरह यूज कर रहे हो तो सोचो आप स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस कैसे करोगे। आप उसको नाउन मान के चल रहे हो, एग्जामिनर आपसे उसका वर्ब वाला यूज पूछ रहा है या वो टेंस वाला यूज पूछ रहा है, तब आपको प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ती है। सो यही चीजें यहाँ पर, किसी भी वर्ड को देखकर डिसाइड मत करिए। अभी यहाँ पर वाटर एक नाउन था, अभी ये वाटर यहाँ पर वर्ब हो गया। लेकिन अगर मैं इसी को एक सेंटेंस से और जस्टिफाई करूं, बोला गया स्टेटमेंट सप्लाई हैज बीन स्टॉप्ड। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बता सकते हैं क्या? सब्जेक्ट अगेन साथ साथ में डिस्कशन करते चलिएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको कंफ्यूजन्स होते हैं, मैं उसी तरीके से कोशिश करूंगा उन कंफ्यूजन्स को एक एक करके पिक करूं और उनको क्लियर करते चले। हम लोग यहाँ पे साथ साथ में ही डिस्कशन करते चलिएगा। सब्जेक्ट होगा हमारा यहाँ पर सप्लाई। अब छोटी सी बेसिक सी चीज़ है, अगर मैं आपसे पूछूं सप्लाई का पार्ट ऑफ स्पीच बता दीजिए, तो सब्जेक्ट याद रखिएगा या तो नाउन को बनाया जाता है या प्रोनाउन को। कुछ केसेस में जेरेंड वगैरह भी आएंगी जो हम लोग बहुत आगे पढ़ेंगे। अभी ऑफ कोर्स अपने बेसिक टॉपिक को पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग इस कैटेगरी पे आएंगे, जेरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, ये सब आगे पढ़ेंगे। सब्जेक्ट इस सेंटेंस में ये जो सप्लाई है, दिस इज अ नाउन। अगर मैं इसके सामने एक और वर्ड लगा दूं, देखिए वाटर सप्लाई, नाउ जरा बता दीजिए
हाँ जी, अब इस सेंटेंस में ये जो वाटर वर्ड लगाया गया है ना, वो सोचिए जरा, इस सप्लाई के बारे में बता रहा है कि किस तरह की सप्लाई को मेंशन किया जा रहा है। सो अगर सप्लाई वर्ड को देखो आप यहाँ पर, तो ये वर्ड हो गया नाउन, और उसको डिफाइन करने वाला जो वर्ड है वो है हमारा यहाँ पर सप्लाई। इसके लिए आया है वर्ड ये वाटर। तो वाटर इस नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, यानी इस सेंटेंस में ये जो वाटर है यहाँ पर ना, दिस इज एन एडजेक्टिव। देखिए जरा कितनी अजीब बात है, अभी अभी आपने बोला था वाटर इज अ नाउन, थोड़ी देर में वही वाटर एक नाउन से वर्ब बन गया। और इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इस सेंटेंस में ये जो वाटर है वो वर्ड एक एडजेक्टिव बन गया। सोचिए एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उसको जस्टिफाई करना, इसी के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है जो आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये आपका वर्ड रिकॉग्निशन, वर्ड रिकॉग्निशन। अब इसको डिफाइन करना है तो जरा बेसिक सी एक सी चीज से हम लोग शुरुआत करते हैं। बताइए, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बेसिक तीन ही चीजें होती हैं हमारे सेंटेंस में, लेकिन उनको जस्टिफाई कैसे करते हैं उसकी अगर हम बात करें। अच्छा, सेंटेंस में पहले सेंटेंस क्या है जरा अगर हम इसकी बात करें। अ सेंटेंस इज अ लॉजिकली करेक्ट एंड और मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस। देखो किसी भी स्टूडेंट से आप पूछो ना कि सेंटेंस क्या होता है, तो वो आपको बताएंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई मीनिंग निकलता है। केवल मीनिंग ही नहीं, लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए मीनिंग, वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे एक बेसिक सा एग्जाम्पल देखिए, बड़ा फनी सा एग्जाम्पल मैंने आपसे यहाँ डिस्कस किया। क्या लिखा हुआ है, ही ईट्स कार। सेंटेंस है, सब्जेक्ट दिख रहा होगा, वर्ब दिख रही है, ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, लेकिन क्या ये सेंटेंस सही मीनिंग देगा? मीनिंग का मतलब केवल अर्थ, ट्रांसलेशन वाला अर्थ नहीं, मीनिंग का मतलब उसका लॉजिकली करेक्ट अर्थ होना चाहिए। अब बताइए जरा, ऐसे आप किसी को बोल दोगे ना ही ईट्स कार, कैसे अजीब तरीके से देखेगा आपको। तो ही ईट्स कार लॉजिकली इनकरेक्ट है, तो ये सेंटेंस नहीं है। अगर मैं आपको एक फ्रेज ये दे दूं, इन दिस क्लासरूम, क्या ये सेंटेंस है? नहीं, क्योंकि ये आपको पढ़ने में इनकम्प्लीट लग रहा होगा, इनकम्प्लीट सेंस इसका दिख रहा होगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूं व्हाट अ नाइस पेंटिंग, क्या ये सेंटेंस है? नहीं डियर, ये भी हमारा सेंटेंस नहीं है। सिर्फ ये सेंटेंस आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका मीनिंग आप पूरा खुद से निकाल रहे हो। ये सेंटेंस तीनों ही नहीं है, ये लॉजिकली इनकरेक्ट है, ये इनकम्प्लीट है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है जिसकी वजह से ये सेंटेंस नहीं है। क्या मिसिंग है वो भी ऑफ कोर्स अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए अभी मैं आपको बता देता हूं, यहां पर एक वर्ब मिसिंग है, और अगर वर्ब नहीं है ना तो वो केवल और केवल एक फ्रेज बन के रह जाता है। इसी सेंटेंस में व्हाट अ नाइस पेंटिंग इट इज अगर लगा दिया जाए एक्सक्लेमेशन मार्क उसके बाद, तब ये हमारा सेंटेंस बनेगा, अदरवाइज ये सेंटेंस नहीं है, ये केवल एक फ्रेज है। बिल्कुल क्लियर रखिएगा, तीनों ही सेंटेंसेस नहीं है। सेंटेंसेस का मतलब केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं, केवल उसका मीनिंग नहीं, एक लॉजिकली करेक्ट मीनिंग होना चाहिए, और वो भी कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो सेंटेंस में जरूर होनी चाहिए, उनके बिना वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा। क्या चीजें? एक्चुअली अ सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्यू थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा, कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। बेसिक 2 पार्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें नहीं है, लेकिन इतना बेसिक है ना कि इनको जाने बिना इंग्लिश का इंट्रोडक्शन लेना बिल्कुल बेकार हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को डिस्कशन करना यहाँ पे। पहली बेसिक चीज़ है हमारा सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। याद रखिएगा, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता नहीं होता। क्या है कर्ता, क्या है सब्जेक्ट, बहुत इजीली डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सिंपल करेंगे हम लोग इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक ही रखेंगे बस उस तरीके से ताकि आप इनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सको अपने इंग्लिश स्किल्स में, अपने क्वेश्चंस के सॉल्विंग में। चीज़ें आपको आसान हो जाएं, आगे कॉन्सेप्ट्स के लिए आसान हो जाएं, बेस तैयार कर दें आपके लिए, इसलिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रेडिकेट। पहला सब्जेक्ट यानी उद्देश्य, और दूसरा प्रेडिकेट यानी विधेय। विधेय थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बारे में ज़्यादा जरूरी नहीं है चीज़ें जानना, इसको डिस्कस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा, सेंटेंस में बेसिक 2 थिंग्स हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या होता है सब्जेक्ट और क्या होता है प्रेडिकेट? सब्जेक्ट वी टॉक अबाउट, सब्जेक्ट वो जिसके बारे में हम बात करें।
बिल्कुल क्लियर रखिएगा, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। एनीथिंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए वो प्रेडिकेट होता है और जिसके बारे में बताता है प्रेडिकेट वो सब्जेक्ट होता है। बेसिक सी दो चीजें होती हैं। अब प्रेडिकेट को थोड़ा सा और अगर जस्टिफाई कर दिया जाए तो प्रेडिकेट में बेसिक दो चीजें होती हैं, जिनमें पहली आती है हमारी वर्ब यानी क्रिया और दूसरा आ जाता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। सिंपल रखिएगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बेसिक दो चीजें। सब्जेक्ट वो जिसके बारे में बताया जाए, जिसके बारे में बताएं। प्रेडिकेट वो जो सब्जेक्ट के बारे में बताए और प्रेडिकेट में बेसिक दो चीजें होती हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अगर हम तीनों को कंबाइन कर लेना तो यहां से हमारा सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है कि एक सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट से, फिर आता है प्रेडिकेट जिसमें दो चीजें आ जाती हैं यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हमारा बन जाता है बेसिक तीन चीजों से, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बट एक्चुअल में सेंटेंस कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। प्रेडिकेट में और चीजें आ जाती हैं, अदर वर्ड्स भी इनको आप मेंशन करते हो। फिलहाल अभी याद रखना बेसिक तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब एक बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट वर्सेस डूअर। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द डूअर एंड द सब्जेक्ट। मैंने बोला था ना, सब्जेक्ट को हिंदी में ये उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य, कर्ता नहीं। कर्ता के लिए जो वर्ड आता है वो आता है डूअर। अब डूअर हो गया कर्ता और सब्जेक्ट हो गया हमारा उद्देश्य। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉर्मली गलती स्टूडेंट ये करते हैं कि उनको लगता है कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। क्या गड़बड़ शुरू होती है? कुछ बेसिक एग्जाम्पल से जरा जानते हैं। डूअर का मतलब होता है वो पर्सन जो कोई एक्शन परफॉर्म करे, कुछ करने वाला पर्सन हमारा डूअर होता है। कर्ता का मतलब ही है कुछ करने वाला। जबकि सब्जेक्ट मैंने आपसे बोला वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, जरा इस सेंटेंस को पढ़िएगा। लिखा है रतन इज प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में ये जो रतन है ना, ये कर्ता है या सब्जेक्ट है? देखिए ध्यान से, इस सेंटेंस में क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है और क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है ये रतन। एक्शन हो रहा है और उसको करने वाला पर्सन यहाँ पर रतन है, तो रतन हमारा यहाँ डूअर यानी कर्ता तो हुआ। लेकिन इस सेंटेंस में बात किसके बारे में की जा रही है? तो भी आपको आंसर यही मिलेगा कि हम बात भी किसके बारे में कर रहे हैं? रतन के बारे में। यानी अगर मैं पूछूं कि रतन डूअर है या सब्जेक्ट है, तो क्लियरली आपका आंसर यही आएगा कि दोनों है। सब्जेक्ट भी है क्योंकि उसके बारे में बात कर रहे हैं, कर्ता भी है क्योंकि वो एक एक्शन कर रहा है यहाँ पर। लेकिन जरा सेकेंड वाला सेंटेंस देखिए, ये रतन इज अ वेरी गुड प्लेयर। रतन बहुत अच्छा प्लेयर है। अब आप सोचिए इस सेंटेंस में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? क्लियरली रतन के बारे में। सो रतन के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ रतन सब्जेक्ट तो है क्योंकि उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन क्या राम या रतन यहाँ पर कोई एक्शन कर रहा है? यहाँ पर रतन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो डूअर तो है, लेकिन क्या वो रतन कोई एक्शन कर रहा है? क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो भी रहा है? नहीं। और अगर एक्शन नहीं हो रहा है ना, तो याद रखिएगा कि रतन यहाँ पर डूअर तो नहीं है। देख लीजिए, ओनली अ सब्जेक्ट एंड नॉट अ डूअर। डूअर नहीं है, कर्ता नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है। बिल्कुल क्लियर रखिए ना चीजें। सब्जेक्ट और कर्ता दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और एक ही हो सकते हैं। कब एक होंगे? जब एक्शन किया जाए और उसको करने वाले पर्सन के बारे में ही बात भी की जाए। देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस में क्या कोई क्रिया हो रही है? नहीं। वर्ब है बट एक्शन वर्ड नहीं है, कुछ क्रिया नहीं हो रही है। और जब क्रिया नहीं हो रही है तो उसको करने वाला डूअर भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्रिया हो या ना हो, किसी ना किसी चीज के बारे में बताया जाएगा। सो जिसके बारे में बताते हैं उस चीज को हम बोलते हैं अपना
सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी उद्देश्य, जिसके बारे में बात करना हमारा उद्देश्य रहता है वो कहलाता है सब्जेक्ट। और अगर वही उद्देश्य कोई एक्शन भी कर रहा है तो उसी को हम डूअर यानी कर्ता भी कहते हैं। अब डूअर और उद्देश्य दोनों अलग अलग डिस्कशन करने के पीछे रीज़न बहुत बड़ा है, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे यहाँ से रिलेट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और बात हम करते हैं या तो किसी पर्सन के बारे में या किसी प्लेस के बारे में। पर्सन या प्लेस या थिंग, इन सभी चीज़ों को अगर हम जस्टिफाई करें तो आंसर निकल के आता है नाउन। नाउन होता है वो जिसके बारे में हम बात कर सकें, या पर्सन, प्लेस या थिंग्स को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स ही हमारे नाउन होते हैं। तो इसका सिंपल साइकोलॉजिक ये बनता है कि जब कभी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट चाहिए होगा ना, तो आपको बेसिकली ढूंढना क्या पड़ेगा? नाउन। और याद रखिएगा एक और कंडीशन, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो नाउन की जगह भी ले सकते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं, और बात या तो पर्सन, प्लेसेस या थिंग्स के बारे में होती है, और पर्सन, प्लेस, थिंग्स को या तो नाउन कहते हैं या प्रोनाउन। याद रखना ये चीज़ें, नाउन या प्रोनाउन, इन्हीं को अपना सब्जेक्ट बनाया जाता है सेंटेंस में। यही हमारे सब्जेक्ट बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन। अच्छा, अब क्या चीज़ है, ये क्यों मैंने आपसे डूअर डिस्कशन किया वो भी देख लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ यहीं पर और देख लीजिए। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे डिस्कशन यहाँ पे करना चाहता हूँ। देखिए, अभी मैंने बोला एक स्टेटमेंट, राम इज अ गुड प्लेयर। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बताइए जरा कौन है? ये जो राम है ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या ये राम डूअर यानी कर्ता भी है? कर्ता ढूंढना है तो फिर सिंपल सा केस ध्यान रखिएगा, ये देख लीजिएगा क्या इस सेंटेंस में कोई क्रिया यानी एक्शन हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो एक चीज़ तो क्लियर है कि राम यहाँ पर सब्जेक्ट तो ज़रूर है, लेकिन ये डूअर नहीं है, सब्जेक्ट है। ठीक। अच्छा, अगर इस सेंटेंस में मैं राम को हटा दिया जाए यहाँ से राम वर्ड को, और यहाँ पर मैं राम की जगह लिख दूं ही। अब देखिए जरा, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट हो गया ही, और सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। इस सेंटेंस में अभी यहाँ राम लिखा था तो वो एक नाउन था, इस बार यहाँ पर ही आ गया जो कि एक प्रोनाउन हो गया। राम नाउन है, ही प्रोनाउन है। लेकिन अगर इस बार मैं थोड़ा सा फिर चेंज कर दूं और यहाँ से ही को भी हटा दें और यहाँ लिख दिया जाए देखिए, माई फ्रेंड इज अ गुड प्लेयर। अब बताइए जरा सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? बहुत ध्यान से, सब्जेक्ट की बात अगर करें, कर्ता की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्शन ही नहीं हो रहा है। जब एक्शन नहीं तो कर्ता की बात करना बेकार है। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो क्या यहाँ पे सब्जेक्ट केवल फ्रेंड है या माई फ्रेंड पूरा है? और अगर हाँ, क्लियरली माई फ्रेंड यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, और अगर ये पूरा सब्जेक्ट है तो आप खुद बताइए जरा कि अभी हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। खुद देख के बताइए, माई फ्रेंड ये हमारा नाउन है या प्रोनाउन है? बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर यहां केवल फ्रेंड लिखा होता तो ये नाउन हो जाता, अगर यहां केवल ही लिखा होता तो ये प्रोनाउन हो जाता। लेकिन इस बार सब्जेक्ट का काम जो कि या तो नाउन करता है या प्रोनाउन, एक शब्द करता है। इस बार सब्जेक्ट का काम एक शब्द नहीं बल्कि एक से ज़्यादा, यहाँ पर दो शब्द ये काम कर रहे हैं। और जब कभी भी एक से ज़्यादा वर्ड्स मिलके कोई काम करें, एक से ज़्यादा वर्ड्स मिलके, हम उसे नाउन प्रोनाउन में नहीं डिवाइड करते, हम उसे एक फ्रेज बोलने लगते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल से इसको जस्टिफाई कर देता हूं आपको, समझिएगा। अगर मैं आपको केवल एक ये वर्ड दे दूं,
क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल अगर मैं आपसे इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछूं ना तो एक एनिमल का नाम है, आप क्लियरली बता दोगे कि ये एक नाउन है, क्रोकोडाइल इज अ नाउन। लेकिन जैसे ही मैं इस क्रोकोडाइल के साथ ना आपको एक वर्ड और दे देता हूं, क्रोकोडाइल टीयर्स, आप बता दीजिए। देख रहे हैं इस बार दोनों एक से ज्यादा वर्ड्स मिलके एक साथ यूज हो रहे हैं और उस कंडीशन में क्रोकोडाइल टीयर्स बिकम्स अ फ्रेज, ये फ्रेज बन जाता है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये फ्रेज का, फ्रेज, सेंटेंस, क्लॉज, जरूरत पड़ती है इनकी आगे, क्लॉज भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी फ्रेज ध्यान रखिएगा। एक से ज्यादा वर्ड्स मिलके जब कोई काम करने लगे, सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का, एडजेक्टिव का, कंजंक्शन का, तो उनको हम लोग फ्रेज की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है ना। ये एक छोटा सा केस जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, आई होप सब्जेक्ट और डूवर में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। एक बेसिक एग्जांपल से जरा और जस्टिफाई कर देते हैं सब्जेक्ट और डूवर की भी बात यहां पर। देखिए इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। इस सेंटेंस में जरा बताइए हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है, यानी हम इसका सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं और क्लियरली समझ में आ रहा होगा बात हो रही है यहां पर इंग्लिश की, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन क्या इंग्लिश यहां कोई करता है? नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, करता नहीं हो सकती। यहां पर एक क्रिया हो रही है, देखिए ध्यान से, स्पोकन, बोलने का काम किया जा रहा है, लेकिन इस एक्शन को करने वाला, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए जरा डूअर कौन है, तो आपको इसका भी आंसर यहां मिलेगा, मी, मेरे द्वारा बोली जा रही है, बोलने वाला मैं हूं, लेकिन डूअर अलग, सब्जेक्ट अलग। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। पहली चीज तो ये कि सेंटेंस में डूअर तभी होगा जब सेंटेंस में कोई एक्शन होगा, और अगर एक्शन हो रहा है और उसको करने वाला डूअर सब्जेक्ट की जगह रख दिया जाए, इस इंग्लिश की जगह, उस कंडीशन में ही याद रखिएगा वो सेंटेंस, ये इसकी ज़रूरत आपको एरर्स में बहुत बार पड़ेगी। एक्टिव वॉइस में बनता है। एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक्टिव से कैसे पैसिव बनता है, क्या है एक्टिव, क्या है पैसिव। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें एक्टिव पैसिव में आती हैं इस कर्ता और ऑब्जेक्ट से, कर्ता और ऑब्जेक्ट से रिलेट होती हैं। अब यहाँ पर अगर समझ में आपको आ रही हो जो चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ज़रूरी चीज़ वो क्या है, अगर आपको कर्ता ढूंढना है तो उससे पहले देखिएगा कोई एक्शन हो रहा है कि नहीं, और अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो प्लीज़ कर्ता फिर मत ढूंढना, फिर केवल सब्जेक्ट ढूंढना। और अगर एक्शन हो रहा है तो फिर दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। एक्शन हो रहा है तो दो पॉसिबिलिटी, पहली ये कि एक्शन करने वाला पर्सन ही सब्जेक्ट होगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि एक्शन तो किया जा रहा होगा लेकिन उसको करने वाला पर्सन सब्जेक्ट की जगह नहीं होगा। कहाँ पे है डजंट मैटर, मैं उसके ऊपर अभी कोई एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ, बस वो सब्जेक्ट की जगह नहीं होगा। और यही चीज़ आपके इस कॉन्सेप्ट को आसान करेगी जो यहाँ दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, ज़रूर ध्यान देना इस बात पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ डूअर कैन बी द सब्जेक्ट। एक डूअर सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है ऑफ द सेंटेंस ओनली इफ देयर इज एन एक्शन। अगर एक्शन होगा तभी कर्ता होगा, कर्ता सब्जेक्ट तब भी हो सकता है जब एक्शन हो, और तब भी हो सकता है जब एक्शन ना हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, डू रिमेंबर, जरूर याद रखिएगा, अगर डूअर ऑफ द एक्शन, एक सेंटेंस में एक्शन हो रहा है और उसको करने वाला जो डूअर यानी करता है वही अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए, डूअर सब्जेक्ट एक ही हो जाए, सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। और इसी के ऑपोजिट वाइस वर्सा, इसी का ऑपोजिट हो जाता है, अगर सेंटेंस में एक्शन हो लेकिन उसको करने वाला डूअर सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट की जगह ना हो, फिर वो कहीं भी हो सेंटेंस में, एक्शन हो, करने वाला पर्सन सब्जेक्ट ना हो, सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल से और आसान करते हैं। देखिए
पहला सेंटेंस, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश पूरे संसार में बोली जाती है। क्या सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है? और अगर हो रहा है, क्लियरली दिख रहा होगा आपको, स्पोकन बोलने का एक्शन हो रहा है, लेकिन बोलने वाला कर्ता कौन है? सब्जेक्ट देखिए इसमें, यहां बात इंग्लिश की हो रही है, लेकिन क्या बोलने वाला पर्सन सब्जेक्ट की जगह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एक्शन हो रहा है, बोलने वाला सेंटेंस सब्जेक्ट की जगह पे, पर्टिकुलर पर्सन सब्जेक्ट की सेंटेंस की जगह पे नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट की जगह। तो याद रखना, बोलने वाला पर्सन अगर सब्जेक्ट की जगह नहीं है, सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको समझ में आ गया ना, इमीडिएटली देखते आप पहचान सकते हो कि सेंटेंस एक्टिव में है, पैसिव में है। एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है वो अलग टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल तुरंत पहचानने के लिए कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में, वो आएगा एक्शन और उसके डूअर को जस्टिफाई करके। सेकेंड सेंटेंस देखिए, अ न्यू नोटिस हैज बीन पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड पर एक नया नोटिस लगाया गया है। एक्शन यहां पर हो रहा है लगाने का। अब बताइए जरा, लगाने वाला पर्सन, नोटिस को नोटिस बोर्ड पर लगाने वाला कर्ता कौन? क्या नोटिस ने कुछ लगाया है? नहीं, एक्शन हो रहा है, नोटिस लगाया जा रहा है, लगाने वाला पर्सन सब्जेक्ट की जगह नहीं मिल रहा है। याद रखिएगा, सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। छोटे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल क्लियर करते चलिए। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कशन करना। ये सारी की सारी चीजें आपके लिए आसान बनाने के लिए चीजों को। अ ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट। एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। जैसे बोलते हैं ना, एक स्टूडेंट जो होता है वो बनाता है एक टीचर को। तो याद रखिएगा, एक टीचर की पहचान भी उसके स्टूडेंट से ही होती है कि उसके स्टूडेंट्स कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। सेम चीज, नोन, जानने का यहाँ पर काम हो रहा है, लेकिन जानने वाला कौन? क्या पेड़ जानने वाला है यहाँ पर? नहीं। अब अगर जानने वाला पर्सन यहाँ दिया गया होता, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, एक्टिव बनता, जानने वाला मैं सब्जेक्ट की जगह। लेकिन यहाँ ट्री नहीं है जानने वाला, ये सेंटेंस भी हमारा पैसिव वॉइस में ही जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मोबाइल फोन्स शुड नॉट बी यूज्ड इन द क्लासरूम। क्लासरूम में मोबाइल फोन को यूज नहीं किया जाना चाहिए। अब बताइए जरा, एक्शन हो रहा है यहाँ पे यूज करना, इस्तेमाल करना, लेकिन इस्तेमाल करने वाला कौन? मोबाइल फोन्स नहीं, इस्तेमाल करने वाला कोई पर्सन होना चाहिए था, जो कि सब्जेक्ट की जगह आपको नहीं दिया हुआ है। अगेन पहचान लीजिए, दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। फिर अगला सेंटेंस देखिए, ऑल द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट्स हैं मस्ट बी रेज्ड और डिस्कस विद द टीचर। टीचर्स के साथ डिस्कस करना है उनको, या फिर टीचर्स के पास उनको लेके जाना है। जितने भी डाउट हैं, रेज्ड और डिस्कस्ड, दो एक्शन हो रहे हैं, क्वेश्चन पूछना, डिस्कशन करना। लेकिन डिस्कशन करने वाला कौन है? क्या ऑल द डाउट्स हैं डिस्कशन करने वाले? नहीं। सो ऑफ कोर्स यहां भी एक्शन तो किया जा रहा है, लेकिन करने वाला पर्सन नहीं दिख रहा आपको यहां पर। तो ये वाला पार्ट भी आपको सेंटेंस का पैसिव वॉइस में मिल रहा होगा। ऐसे कई सेंटेंस मिलते हैं जिनका आधा पार्ट एक्टिव आधा पैसिव होता है, उसका एक एग्जांपल यहाँ पर लिया गया। देखिए जरा बेसिक, डाउट्स को रेज करने वाला नहीं दिया गया, ये पार्ट पैसिव में। सारे के सारे डाउट्स, क्वेश्चंस सब टीचर से डिस्कशन करने हैं। स्टूडेंट्स शुड नॉट टॉक अमंग देमसेल्व्स। स्टूडेंट्स को आपस में बात नहीं करनी है। अब बात करना, ये एक्शन हो रहा है, बात करने वाले कौन? स्टूडेंट्स। देखिए, बात करने का एक्शन हो रहा है, करने वाला पर्सन आपको क्लियरली यहां पर दिया हुआ है। ये पार्ट सेंटेंस का एक्टिव है और ये वाला पार्ट सेंटेंस का पैसिव में। लास्ट सेंटेंस, ट्रीज आर बीइंग कट। पेड़ काटे जा रहे हैं। एंड वी विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कमिंग फ्यूचर। आगे आने वाले फ्यूचर में ना हम लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सोचिए, दो पार्ट है सेंटेंस को, एंड से जोड़ा गया कंजंक्शन लगा के। पहला वाला पार्ट देखिए, पेड़ों को काटा जा रहा है, काटने का एक्शन हो रहा है, काटने वाला कौन नहीं बताया गया है। डूअर यहां पर सब्जेक्ट की जगह पर नहीं मेंशन किया गया है। दिस पार्ट इज इन पैसिव वॉइस। ट्रीज आर बीइंग कट इज पैसिव। आगे देखिए, वी विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कमिंग फ्यूचर। आगे आने वाले सालों में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी।
फेस करने का एक्शन होगा, और फेस कौन करेगा? हम। कौन इज द डूअर? कौन फेस करेगा? हम ही फेस करेंगे। सब्जेक्ट भी है, कर्ता भी है। दिस पार्ट इज इन एक्टिव वॉइस। क्लियर रखिएगा। आई होप ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। यहाँ हम लोगों ने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, छोटे छोटे से इंट्रोडक्शन लिए हैं। अभी ऑब्जेक्ट का ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पे क्लियरली डिस्क्रिप्शन आगे लेंगे। सब्जेक्ट और डूअर पे मेन डिस्कशन हमने अभी यहाँ पर किया है। वर्ड रिकॉग्निशन के लिए, पार्ट्स में एरर पहचानने के लिए, वर्ड्स के यूजेस पहचानने के लिए ये एक छोटी सी पहल है। प्लीज़ हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। इसी भाग को आगे और कंटिन्यू दूसरे पार्ट में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ ये जो टॉपिक्स आपसे डिस्कस किया है इसको ज़रूर अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो हमसे ज़रूर डिस्कस करें। ठीक है ना? चलिए, लाइक कर लीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा। आपने आपके कमेंट्स से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। इतना रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले जो भी पार्ट्स हैं उनको आप आसानी से रिलेट कर पाओ। इसी पार्ट से कहीं ना कहीं वो रिलेटेड होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।